बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन, ऐसा दिन जिसमें हर सेशन ने मैच का नक्शा बदल दिया। कभी वेस्ट इंडीज़ की गिरफ्त मजबूत दिखाई दी, कभी पाकिस्तान ने शानदार वापसी करके बाजी अपने हाथ में ले ली। एक तरफ अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना 150 रन की इनिंग ने पाकिस्तान को पहली इनिंग में बढ़तरी दिलाई, तो दूसरी जानिब साजिद खान और अली उस्मान की तबाहकुन स्पिन बॉलिंग ने आखिरी सेशन में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप को हिला कर रख दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 6 विकेटें गिर गईं और वो टीम जो बड़े हदफ की उम्मीद कर रही थी अचानक सिर्फ मामूली बर्तरी के सहारे रह गई है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के स्पिनर्स चौथे दिन ये बर्तरी फतह में बदल सकेंगे या वेस्ट इंडीज़ अपनी आखिरी मुज़ाहमत से मैच का रुख एक बार फिर तब्दील कर देगी। आज इस सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तान की शानदार स्पिन बॉलिंग, अब्दुल्ला शफीक की क्लासिकल बैटिंग और वेस्ट इंडीज़ की अचानक बैटिंग तबाही पर होगी तफसीली गुफ्तगू। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में नाकामी के बाद अब्दुल्ला शफीक को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका टेस्ट करियर एक मुश्किल मोड़ पर आ चुका है, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। अब्दुल्ला फजल की इंजरी के बायस अब्दुल्ला शफीक को दोबारा स्क्वाड में शामिल किया गया, जबकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल कप्तान शान मसूद के इंजरी का शिकार होने पर उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली। ये एक गैर मुतवक्के मौका था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने इसे दोनों हाथ से कबूल किया। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने न सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया बल्कि पाकिस्तान की बैटिंग की पूरी इमारत को सहारा भी दिया। बाबर आजम के साथ अहम शराकत कायम की, मिडल ऑर्डर के दबाव के बावजूद क्रीज पर डटे रहे और 7 घंटे से ज़ायद बैटिंग करते हुए 323 गेंदों पर शानदार 160 नाकाबिल शिकस्त रन की इनिंग खेल डाली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जब पाकिस्तान की दीगर विकेटें वक्फे से गिरती नहीं, अब्दुल्ला शफीक एक एंड पर मजबूती से डटे रहे। साजिद खान के साथ 59 रन की कीमती शराकत ने पाकिस्तान को पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज़ पर बढ़तरी दिलाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि उनकी इनिंग ने मेहमान टीम को मैच में फैसलाकुन पोजीशन तक पहुंचा दिया। अब अगर पाकिस्तान इस टेस्ट में कामयाबी हासिल करता है तो अब्दुल्ला शफीक की यादगार इनिंग्स इस फतह की बुनियाद करार दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया बल्कि कौमी टीम के एतमाद को भी नई जिंदगी बख्शी। ऐसा महसूस होता है कि वेस्ट इंडियन बॉलर ने पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान अली आगा की कमज़ोरी को अच्छी तरह समझ लिया है। यही वजह है कि उन्हें जल्द आउट करना मेज़बान टीम के लिए कोई मुश्किल काम दिखाई नहीं देता। आदाद शुमार भी इस हकीकत की गवाही देते हैं। सलमान अली आगा ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 7 इनिंग में सिर्फ 60 रन बनाए हैं, जहां उनकी औसत महज 8.57, जबकि उनका बेहतरीन स्कोर भी सिर्फ 20 रन। मज़ीद तशवीशनाक बात यह है कि आखिरी 2 इनिंग में वो खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौटे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के तजुर्बेकार विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भी वेस्ट इंडीज़ के बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वॉरिकन के खिलाफ मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। वॉरिकन के सामने रिजवान ने 6 इनिंग में 132 गेंदों पर सिर्फ 79 रन बनाए हैं, जबकि वेस्ट इंडियन स्पिनर उन्हें 4 मरतबा आउट करने में कामयाब रहे। इस दौरान मोहम्मद रिजवान की औसत सिर्फ 19.75, जो इस मुकाबले में वॉरिकन की वाज़ेह बर्तरी को जाहिर करती है। अगर मोहम्मद रिजवान की हालिया 3 इनिंग का जायज़ा लिया जाए तो उनकी फॉर्म भी खासी मायूस को नज़र आती है। वो इन 3 इनिंग में सिर्फ 41 रन बना सके, जहाँ उनके स्कोर 12, 11 और 18 रहे, जबकि औसत महज 13.66। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज़ जब ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ मैच पर गिरफ्त मजबूत कर लेगा, तब साजिद खान ने अपने तजुर्बे से मुकाबले का नक्शा बदल दिया। पहले उन्होंने निचले नंबरों पर 30 अहम रन बनाकर अब्दुल्ला शफीक के साथ 59 रन की कीमती शराकत कायम की, जिससे पाकिस्तान को पहली इनिंग में 43 रन की बढ़तरी हासिल हुई। उसके बाद असल वार गेंद से किया। दूसरी इनिंग में साजिद खान ने सिर्फ 4 विकेटें हासिल नहीं की बल्कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को सख्त नुकसान पहुँचाया। उन्होंने चंदर पॉल, आमिर जैंगो, शाय होप और नाइट वॉचमैन जेडन सील्स को पवेलियन भेजा, जबकि अली उस्मान ने आखिरी गेंद पर कप्तान रॉस्टन चेस की विकेट लेकर दिन का अख्ताम पाकिस्तान के नाम कर दिया। साजिद खान की तबाहकुन स्पेल के सबब वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 103 रन पर 6 विकेटें गंवा चुका है और उसकी मैच में मजबूरी बढ़तरी महज 60 रन की रह गई है। यूँ पाकिस्तान ने मैच में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अब चलेंगे सीधा लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज अहमद शहजाद साहब। खुशामदीद कहेंगे अहमद शहजाद आपको। अहमद, जो अब तक 3 दिन में क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड में ये टेस्ट मैच की प्रोसीडिंग रही है, मैं अगर बुनियादी सवाल आपके सामने रखूँ, क्या
ये जो टीम सिलेक्शन थी इस टेस्ट मैच में 4 तब्दीलियां की गई थी, वो ठीक था? देखिए, जब आप अच्छी पोजीशन में होते हैं तो तमाम चीजें आपको ठीक नजर आ रही होती हैं और लगनी भी चाहिए हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें पाकिस्तान ने इस टेस्ट के अंदर ठीक की हैं और जब आप चीजें ठीक करते हैं तो लक भी आपकी फेवर में जाती है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान टीम इस टेस्ट के अंदर, बट अगर आप देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आई वेस्ट इंडीज की। नंबर एक ये कि अगर आपने इस तरह का पिच बनाया है जो टर्निंग ट्रैक है, आपने एक ही स्पिनर डाला है और जो एक स्पिनर आपका है चेस तो बॉलिंग कर ही नहीं रहा, क्योंकि उनके ज्यादा शुमार जो है पिछले 6-8 टेस्ट मैचेस के वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और बीइंग एन ऑफ स्पिनर वो तो खब्बों को आउट ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ही होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। तो एक ही वेरी केम, और अगर आप वेरी केम का पिच मैच उठा के देखेंगे तो एक जगह पे 2 बॉल भी नहीं है। वे अब अली उस्मान को उसके साथ कंपेयर करेंगे, अली का ड्रिफ्ट भी हुआ मिडल में और लेग में भी पड़ा और उसके बाद टर्न भी हुआ। ये वो जगह है इस पिच पे जो करनी थी, जो कि वेस्ट इंडीज तो बिल्कुल नाकाम हुआ। दूसरा, आप ये देखें कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर भी पीछे स्पिन ट्रैक पे खेल रहा था, तो इसका मतलब ये, और जीत भी रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलता है। इस तरह के ट्रैक पे पाकिस्तान के बल्लेबाज और बॉलर्स ज्यादा बेहतरीन खेल पेश करते हैं। वहां पे पहला मैच थोड़ी सी सीमिंग कंडीशंस पे जब वेस्ट इंडीज जीत गया था, तो इस मैच के अंदर ये कंडीशन मुझे समझ नहीं आई कि क्या वेस्ट इंडीज यहाँ पे सोच रहा था। फिर आप ये देखेंगे कि पहले दिन बॉल चला, बाबर आजम पे तनकीद हुई, स्लिपें नहीं ली, तीसरी स्लिपें 3 दफा लगी और बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था, टर्न हो रहा था। लेकिन जैसे ही तो पाकिस्तान की बारी आई, शायद पाकिस्तान ने अपनी बारी से पहले 7 मिनट का हैवी रोल लिया। आप देखेंगे कि वो पूरा दिन पिच में कोई इक्का दुक्का बॉल ही इस तरह अनप्लेबल बीच के अंदर से टर्न हो गया तो हो गया, अदरवाइज थिंग्स वर प्रीटी फ्लैट और उसका भरपूर फायदा उठाया है। पहले तो बाबर आजम, बेशक उनकी गलत कॉल की वजह से उनकी सेंचुरी मिस हुई है, लेकिन वो जितना भी खेले हैं वो बड़ा कॉम्पैक्ट खेले हैं, वो बहुत अच्छा खेले हैं और इस तरह की बॉलिंग के अगेंस्ट जिस तरह खेलना बनता था उस तरह। फिर आप आइए अब्दुल्ला शफीक की तरफ। इट शोज कि आप चाहे फर्स्ट क्लास में जाके लंबे लंबे स्कोर कर रहे हैं या आप ग्रेड 2 क्रिकेट में जाके स्कोर कर रहे हैं, रन्स मैटर। अब्दुल्ला शफीक जिसके बारे में जब आए थे तो ये कहा जाता था कि टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब पिछली दफा वो ड्रॉप हुए और 4-5-0 उन्होंने इकट्ठे कर दिए तो आप देखें कि ही वाज प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी। उनके पैड और बैट के दरमियान इतना इतना बड़ा फासला हो रहा था, फिर वो फॉल कर जाते थे। फिर दोनों पे, आउट स्विंगर पे भी इन स्विंगर पे भी, वो दोनों पे स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह बात। लेकिन जब वो ग्रेड 2 खेल के आए और वहां उन्होंने काफी स्कोर किए हैं, उसके बाद आप देखें वो तमाम चीजें जो उनकी गलतियां थी वो रेक्टिफाई होती हुई नजर आए और उसका इवेंचुअली फायदा किसको हुआ? अब्दुल्ला को खुद भी हुआ और पाकिस्तान को भी हुआ। यही बात हम पाकिस्तान के दीगर प्लेयरों से पिछले 2 साल 2.5 साल से जब से हम बाहर आए ये बता रहे हैं कि खुदारा आप लोग की फॉर्म नहीं है, आप लोग टीम को नीचे ले गए हैं, आप लोगों को सबको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए, क्योंकि बाहर तो आपको कोई निकाल नहीं रहा है। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो अब आके चीजों का इन्हें पता लगा है, थोड़े इकदाम लिए हैं, लेकिन इकदाम के बाद फिर से कुछ प्लेयर्स को T20 की एनओसीज दे दी और इतनी पावरफुल है ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 7.5 लाख रुपया मैच फीस करनी पड़ी है इनको ये मजबूर करने पे कि आइए प्लीज खुदारा आप डोमेस्टिक खेलिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे से नीचे ही जा सकती है। अहमद शहजाद साहब, अगर मैं पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद टेस्ट मैच की बात करूं तो 2 दिन में 610 रन बने, विकटें गिरी, जिसमें से 7 विकटें स्पिनर के नाम रहीं। अब तीसरे दिन जो टेस्ट मैच का था, जो मैं कहूं कि उसने मैच की सिमत का तयन कर दिया है बहुत हद तक। 224 रन बने हैं, 14 विकटें गिरी हैं। वेस्ट इंडीज़ का स्कोर दूसरी इनिंग में 103 रन है। पहली इनिंग की 43 रन की बढ़तरी को निकाल दूं तो 60 रन इस वक्त उनकी सबकत है। पहली इनिंग में 73 रन बनाने वाले जस्टिन ग्रीव्स 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। ब्रेंडन किंग जो कि पहली इनिंग में 46 रन बनाने में कामयाब हुए थे, वो अब बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज़ की जो ये आखिरी 4 विकटें हैं मुज़ामत कर सकेंगी? ये 60 रन की जो बढ़तरी है आपको कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान जिस तरह का डे 2 पे खेला है उस तरह का पाकिस्तान ने अपने बल्लेबाजी के अंदर फिनिश नहीं किया। तो
कि अब्दुल्ला शफीक ने एक एंड को रोके रखा, लेकिन साथ वाले एंड से विकेटें गिरती रही और वो जो लीड थी, जो हम सोच रहे थे कि 125-150 की लीड होनी चाहिए जिस तरह की सिचुएशन में थे पाकिस्तान, वो एक दफा फिर नहीं ली। लेकिन वहां पे सोने पे सुहागा किया पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फास्ट बॉलर्स तो शुरू में मार पड़ी, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए उन्होंने बैकफुट पे किया है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज को। लेकिन उनके आउट होने के अगर आप तरीके भी देखेंगे तो साफ पता लग रहा था कि इनके अंदर वो टेक्निकली वो चीज नहीं है स्पिन ट्रैक के अंदर विच इज रिक्वायर्ड। बेशक आप इनके शाही होप्स को भी देख लेंगे, थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दूर खेल रहे हैं, वे फ्रॉम द बॉडी मोहम्मद अली को खेल रहे हैं, काफी बचे भी हैं। और उसके बाद उनकी कोशिश ये थी कि वो स्पिनर को बैकफुट पे मैनेज करें। अब बैकफुट पे मैनेज तब होता है जब विकेट से बॉल थोड़ा स्लो आ रहा हो, जब बॉलर ऑलरेडी तेज कर रहा है और विकेट के अंदर ग्रिप मौजूद है, तब आपको उसको अगले को आगे ही मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल से कुछ लाइन एंड लेंथ भी जो है इन्होंने मिसजज किए उनके बल्लेबाजों ने, कि वो अगले बॉल को पीछे गए और उसके बाद वो आउट होते रहे। और फिर जो एंड में जो बिल्कुल एक थोड़ा सा लगता है ना जो मैच हो सकता था, वो उनका जो कप्तान खेल रहा था ना एंड में चेज, वो भी जो आखिरी ओवर में आउट हो गया, तो वहां तो बिल्कुल उनकी कहानी खत्म हो गई। इवन दो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग के जो बल्लेबाजों की एवरेज है वो ऐसे ही लगता है जिस तरह फोन नंबर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अब वेस्ट इंडीज स्टैंड एनी चांस। और मुझे लगता है कि 100 के अंदर की लीड के अंदर पाकिस्तान इनको आउट कर लेगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान ये मैच इजीली क्लिंच कर लेगा। दिस इज व्हाट आई फील। ऐसा ही हो अहमद, लेकिन कल जब दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर 266 रन थे, 2 आउट थे, तो तब भी लोगों के दिल जो हैं वो धक धक कर रहे थे और जो खदशा था उनको कि हमारी एक बार फिर बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी, वैसा ही हुआ। और हमारी टीम ने 387 रन ज़रूर स्कोर किए। क्रेडिट गोज़ टू साजिद एंड अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने 7वीं विकेट पर 59 रन जोड़े। अदरवाइज़ ये 43 रन की लीड लेना इतना आसान नहीं था। तो बिल्कुल आपने एक ऐसी बात की है कि बज़ाहिर जो कहानी है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की इस टेस्ट सीरीज़ में हमने रेजिलियंस देखी है, उनकी आखिरी 5 विकेटें लड़ती हैं। तो आपने जो टेस्ट मैच के तीसरे दिन साजिद की और अली उस्मान की बॉलिंग देखी, कहीं आपको ये मैच लगता है कि वेस्ट इंडीज़ लड़ा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं हथियार फेंक दिए उन्होंने? नहीं, पिछले मैच में आप देखें कि साजिद मौजूद नहीं थे। इस मैच के अंदर विकेट से असिस्ट मिल रहा है टर्न को और साजिद मौजूद है एंड ही हैज बीन बॉलिंग वेरी वेल। ना सिर्फ इस मैच के अंदर, साजिद इज अ अनसंग हीरो। पाकिस्तान भी जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैचेस हुए और उनको स्पिन ट्रैक प्रोवाइड किए गए हैं, ना सिर्फ उन्होंने विकेटें ली हैं, उन्होंने एक एंड को भी रोके रखा है। दूसरा, पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। आप देखिए कि जब छोटी छोटी परफॉर्मेंस के बाद आप प्लेयर्स के सर पे हाथ रख देते हैं, चाहे वो सबसे पहले साइम अयूब हो और उसके बाद फिर आपका जानशीन बन गया और सलमान अली आगा, तो फिर ऐसे ही होता है कि 2 मैच की परफॉर्मेंस पे जब आप लड़कों के सर पे हाथ रख देते हैं और उनके साथ पर्सनल और प्राइवेट चीजें शेयर करने लग जाते हैं और उनको आप अपना बंदा बना के पेश करते हैं, तो फिर इसी तरह होता है कि प्लेयर मेहनत करना छोड़ देता है, प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है, प्लेयर जो है ज्यादातर बबल गम छपाते हुए नजर आ रहा होता है, प्लेयर को ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पक्का हूँ, हालांकि पक्का होने के लिए जो पीछे 15-20 सेंचुरियां रिक्वायर्ड होती हैं वो कोई लगी नहीं होती, फिर अल्लाह करके 1-2 इनिंग्स लगी होती है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सर पे हाथ रख दिया जाता है उन्हीं 1-2 इनिंग्स पे, और उसके बाद अगले 2 साल जो है ना पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और यही देख रहे हैं हम सलमान अली आगा के साथ कि T20 से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड कप से स्टार्ट करते हैं और आज का दिन हो गया है, ना T20 के अंदर, ना वनडे के अंदर, ना टेस्ट के अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर आ रही है। और इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी आप देखेंगे कि उनको पता है कि उनको किसी ने। अहमद शहजाद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, मैं रिजवान को भी इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि सरों पर हाथ रखा हुआ है, ये दस्ते शफकत अब मजीद रहने की आपको लगता है कि वजह बनती है? मैं सलमान अली आगा के कुछ आदादो शुमार आपके सामने रख देता हूँ। 7 इनिंग खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 8.57 की औसत से सिर्फ 60 रन हैं, जो कि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की बरतरी है मैच में, और 20 उनका सबसे ज़्यादा स्कोर है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 6 इनिंग में रिजवान 4 मरतबा जोमेल वॉरिकन के मुकाबले पर आउट हुए हैं। मैं आपसे सीधा और सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, परफॉर्मेंस अब जो भी हो, इस टेस्ट मैच का नतीजा जो भी हो, आपको इंग्लैंड के खिलाफ सलमान अली आगा को, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करना बनता है या नहीं बनता? नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ सर आपने क्यों ड्रॉप करना है उनको? इंग्लैंड के खिलाफ इनको खेलने दीजिए, क्यों नहीं खेलना है? इन पे तो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इंग्लैंड जाके तो इन्होंने खेलना ही खेलना है और अल्लाह करेंगे परफॉर्मेंस करें। इंग्लैंड के बाद इनका फैसला बिल्कुल होना चाहिए। मैं इससे एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा
आपने कहा कि अब इन पे हाथ रखना बनता है। मुझे ये बताएं, जब नहीं हाथ रखा उठाना गया बनता था है, मैं कह रहा हूँ हाथ उठाना बनता है। हाँ, अब आप कहते हैं कि हाथ उठाना बनता है, तो मुझे ये बताएं, जब हाथ रखा गया तो क्या पीछे 20 सेंचुरियां लगी हुई थी? क्या लगा हुआ था जब आपने हाथ रखा था? मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आया था, न्यूजीलैंड यहाँ पे आया था टेस्ट मैच के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर मैंने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने सेंचुरी की। उसके बाद अगला ही मैच बड़ी सेंचुरी थी। उसके बाद अगला ही मैच न्यूजीलैंड से था, जो पूरी साइड उनकी खेलती थी। वहां ऐसा भी नहीं होता था कि 20 साइड थी। वहां मैंने 175 किया, मुझे बॉल लगा। उसके बाद मैं वापस आया और बातें होने लग गई कि अब ये वापस वैसा नहीं रहेगा। अगले मैच में जाके वनडे में भी मैंने 100 कर दिया। फिर 305 मैचों के तीनों स्पैम के अंदर कर दिए और फिर भी निकाला गया। ठीक, तो यहाँ पे हाथ रखने का क्राइटेरिया सिर्फ एक अच्छी इनिंग बन गया। तो जिस मुल्क के अंदर हाथ रखने का सर के ऊपर 1-2 इनिंग्स क्राइटेरिया बन गया हो, और कुछ की तो एक, जिस तरह साइम अयूब की तो 1-2 इनिंग भी नहीं बना, सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप बन गया। तो आप देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे गई है। साइम अयूब का भी जब जैसे ही आपने हाथ रखा, उसकी मेहनत बंद हो गई, कैजुअल अप्रोच नजर आने लग गई। इसी तरह सलमान अली आगा के सर पे भी जब आपने छोटी छोटी परफॉर्मेंस के बाद हाथ रख दिया, तो आप देख लें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कैजुअल है। आई थिंक इट्स टाइम कि प्रोफेशनली चीजों को परस्यू किया जाए, एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। England will be and would be the last series for our seniors। इसके बाद इनके ऊपर अगर ये पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवाते हैं, और ज्यादा इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के साथ और अपने मुल्क के साथ ज्यादती है। अहमद, बैटिंग की टेक्निक क्या होती है, बैटिंग के फ्लॉस क्या होते हैं? आप ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट भी खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, T20 क्रिकेट भी खेले हैं। ये मोहम्मद रिजवान के साथ क्या मसला आपको लग रहा है? क्या मोहम्मद रिजवान ग्राउंड में होते हैं तो दिमाग कहीं बाहर होता है उनका? वो जिस तरह उनके रिफ्लेक्सेस हैं बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी माजी में रही है, लेकिन इस वक्त तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे ग्राउंड में कहीं। बात यह है कि देखें, प्रेशर बड़ी चीज है। तो जब आप मीठा मीठा खाते रहे, शुरू के अंदर आपको ओपन करा दी गई, BC साइड पाकिस्तान के अंदर आती गई, आप कुछ जीते भी, वहां आपकी भी परफॉर्मेंस हो गई। फिर वो इंडिया वाला मैच जो था, पाकिस्तान जो 150 चेस कर गया, जिसपे आउट कोई नहीं है, उसके बाद बल्ले बल्ले हो गई, तो सारे फेलियर छुपते गए। और जैसे ही लोगों ने फेलियर्स इनके नुमाया करना स्टार्ट किए, इनके फेलियर्स बताना, इनके टेक्निक के अंदर जो फ्लॉज है वो बताना स्टार्ट किए, और बताया कि सिर्फ एक साइड पे खेलते हैं, और जैसे ही अच्छी बॉलिंग आती है, सीम मूवमेंट होती है, ही डजंट हैव एनी आंसर फॉर दैट, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसके बाद देखें, विद द फ्लो खेलना आसान हो जाता है। हम सारी जिंदगी अगेंस्ट द विंड खेले हैं, तो ये तो अगेंस्ट द विंड खेले में इनको सिर्फ 1 साल हुआ है अभी, जब से ये नई रजीम आई है, थोड़ा सा अगेंस्ट, और उसके बावजूद भी ये ड्रॉप नहीं हो रहे। आप ये हिसाब लगाएं कि आखिरी इनिंग में हम जैसे और भी कई दीगर प्लेयर हैं जिन्होंने 80-80, 90-90 स्कोर किया हुआ है, और वो बाहर है, और वो आज तक यही पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो ये तो फिर भी लकी है कि इतने सब कुछ होने के बाद, इतने फेलियर्स होने के बाद, इतने चांसेस मिलने के बाद, पाकिस्तान टीम का फिर 9वें नंबर पे लेके आने के बाद, आप फिर भी टीम के अंदर है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप किसी अच्छे दौर के अंदर होते जहाँ प्लेयर्स मौजूद होते, तो आपको 3 के बाद चौथी इनिंग मिलनी नहीं थी। सो ये लकी है प्लेयर के, ये कभी ग्रेड 2 में परफॉर्मेंस करके कोई इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह आते हैं तो अल्लाह ताला परफॉर्मेंस करा देता। तो ये सारी चीजें आजकल के दौर में ही हो रही हैं। अदरवाइज किसी अच्छे प्रोफेशनल दौर के अंदर जहाँ होते, जहाँ पे अच्छे सख्त कप्तान और अच्छे कैलिबर वाले प्लेयर्स बैठे होते और अच्छा अमला बैठा होता, तो 3 के बाद चौथी इनिंग मुश्किल हो जाती थी, जिस कैलिबर के हमारे जो बल्लेबाज हैं खेल प्रदेश पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के सामने। कोई शक नहीं अहमद, कप्तान बाबर आजम ने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की अब्दुल्ला शफीक के साथ टेस्ट मैच के दूसरे दिन, और अगर पाकिस्तान ने 43 रन की बढ़तरी हासिल की है, 60 रन की इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की बढ़तरी है, 4 विकेटें उनकी बाकी हैं, तो उनका किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इतना सच बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, और जो बाबर आजम की सोशल मीडिया आर्मी है, अब वो कहेगी लो जी, ये एक बार फिर कहने लगे 88 रन बना दिए बाबर आजम ने, बैक टू बैक 2 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर दी हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए, ये किधर होता है? 43 महीने हो चुके हैं, 35 इनिंग हो चुकी हैं, आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी से दूर है। नहीं देखिए, सेंचुरी तो आप बात की थोड़ी सी दूर बात रखें, आप ये पूछें किधर होता है कि एक नॉर्मल से स्टैट्स के साथ आपको 30 या 32 फेलियर्स के बाद भी आपको चांस मिले, ये पहले बताएं किधर होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है
कि हमारे प्लेयर्स लकी हैं कि इतने फेलियर्स के बाद भी इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। और बात यह है कि अगर आपको रेस के अंदर भागने का मौका मिलेगा तो कभी ना कभी तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे आएंगे ही आएंगे ना। ऐसा तो सही नहीं बात। है कि आप अकेले ही भाग रहे हैं। तो ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि आपको रेस के अंदर भागने का मौका मिल रहा है इतने फेलियर्स के बाद, जिसकी वजह से कुछ दिन ऐसे नहीं आएंगे कि आप अच्छा खेल रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे अच्छा अमला बैठा हो, अच्छा सेटअप बैठा हो, प्रोफेशनल सिलेक्शन होती हो, अच्छे प्लेयर्स बैठे हो, वहां पे 4 से 5 इनिंगें मुश्किल हो जाती थी। कोई बहुत फेवरेट होता था ना, उसको 6-7 इनिंगें मिल जाती थी। तो आपका तो हिसाब किताब ये है कि 32 इनिंगों में 4-50 होते हैं और आपको प्लेटफॉर्म मुहैया होते हैं। तो ये आप छोड़ दें सोशल मीडिया की आदमी से। अगर हमने उनके सुनने या कहने पे चीजें करनी होती तो हम इतना बोल्ड स्टांस जो है वो अडॉप्ट ही ना करते। हमने ही ये चीजें स्टार्ट की हैं और हमें ना कोई इन चीजों से डराए। हम वो बात करते हैं जो सच है, जो हमें समझ आती है और मुल्क के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। हमें वक्त देने के लिए आपका। हमारे साथ सन के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, नेक ख्वाहिशात हैं टीम पाकिस्तान के लिए। इधर जनाब आज का हमारा प्रोग्राम एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।